में बातचीत करेंगे। आदिकाल में जैन कवियों ने जिस रास काव्य की रचना की है वह वीर रस प्रधान रासो काव्य से भिन्न है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विचार किया और इसे राजसूय शब्द से व्युत्पन्न माना है, लेकिन उनका यह मत कि वीर काव्यों में राजसू यज्ञों का उल्लेख है, इसलिए रासो शब्द राजसू से निःसृत हुआ है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सभी चारण काव्यों में राजसू यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता। साथ ही ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जो रासो नाम से अभिहित तो थीं, पर उनकी विषय वस्तु वीरता परक न होकर प्रेम परक है। कुछ विद्वानों ने रासो शब्द को राजस्थानी भाषा के रास शब्द से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा या युद्ध, परंतु यह मत भी कल्पना पर आधारित है, क्योंकि कई रासो ग्रंथों में युद्धों का नितांत अभाव है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति तथा रासो काव्य की रचना स्वरूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न धारणाएं व्यक्त की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासों में प्रयुक्त रसायन शब्द ही बाद में रासो बना। गारसा दत्तासी के अनुसार रासों की व्युत्पत्ति राजसूय शब्द से है। रामचंद्र वर्मा के अनुसार इसकी उत्पत्ति रहस्य से हुई है। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार रासो का अर्थ है कथा और उसका एक वचन रासो तथा बहुवचन रासा है। ग्रियर्सन के अनुसार रायसो की उत्पत्ति राजा देश से हुई है, अर्थात ग्रियर्सन यह मानते हैं कि रासो की उत्पत्ति राजा देश से हुई है। गौरी शंकर ओझा के अनुसार रासो की उत्पत्ति संस्कृत के रास से हुई है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार रासो की उत्पत्ति संस्कृत रास अथवा रासक से हुई है। मोतीलाल मेनारिया एक अन्य विद्वान हैं जो कहते हैं कि जिस ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध तथा वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रासो की व्युत्पत्ति का आधार रासक शब्द है। इस प्रकार विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर। कुछ विद्वानों के अनुसार राजयश परक रचना को रासो कहते हैं, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि गुजराती लोकगीत जो नृत्य होता है गरबा, वह रास, उसके कारण उसका नाम रासो पड़ा, क्योंकि उस गरबा नृत्य को भी रास कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार रसपूर्ण होने के कारण ही ये रचनाएं रास कहलाईं। कुछ का मत है कि भागवत में रास शब्द का प्रयोग गीत नृत्य के लिए हुआ है। हिंदी साहित्य कोश में रासों के दो रूप की ओर संकेत किया गया है, गीत नृत्य परक और छंद वैविध्य परक। रास काव्य मूलतः रासक छंद का समुच्चय है। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक रासा या रास छंद प्रचलित था। विद्वानों ने दो प्रकार के रास काव्यों का उल्लेख किया है, कोमल और उद्धत। प्रेम के कोमल रूप और वीर के उद्धत रूप का सम्मिश्रण हमें रासो काव्यों, विशेषकर पृथ्वीराज रासों में दिखता है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सबसे उपयुक्त जान पड़ता है। उन्होंने बताया कि संस्कृत के रासक शब्द से इसे व्युत्पन्न माना है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित्र काव्यों के लिए किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है, जिसे रास या रासा कहते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आचार्य द्विवेदी के मत का समर्थन किया है, और इसी मत को ज़्यादातर विद्वान मानते हैं और स्वीकार किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी रासो काव्य परंपरा को दो भागों में विभक्त किया है।
धार्मिक रास काव्य परंपरा तथा ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। जो धार्मिक रास काव्य परंपरा है उसके बारे में हम लोग जैन साहित्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत जो रास काव्य आते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धिरास, चंदन बाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरिरास, नेमनाथ रास आदि। लेकिन यह बात रासो काव्य की हो रही है। तो ऐतिहासिक जो रासो काव्य परंपरा है उसके अंतर्गत वे रचनाएं आती हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आजकालीन हिंदी रासो काव्य की परंपरा में स्थान दिया गया है। चारण कवियों द्वारा रचित वीर गाथा काव्य इसी के अंतर्गत आता है। हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों को हम इस रूप में जान सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो और हम्मीर रासो। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल्ह ने की 1212 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई के द्वारा उसका सृजन किया गया। परमाल रासो जगनिक, बुद्धि रासो जल्हण, विजयपाल रासो नल्ल सिंह, हम्मीर रासो सारंगधर और खुमान रासो दलपति विजय। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के जो कवि थे वे राज्याश्रित थे, जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना था। यद्यपि इन ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव एवं कल्पना की प्रचुरता है। वीर एवं श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति इन रासो ग्रंथों में प्रधान रूप से हुई है। कला पक्ष की दृष्टि से इस परंपरा के कवियों में अलंकार का मोह एवं विविध छंदों के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। पुरानी राजस्थानी एवं अपभ्रंश मिश्रित भाषा अर्थात पिंगल का प्रयोग भी रासो काव्यों में हुआ है। वीर रस की सहज अभिव्यक्ति एवं मध्यकालीन सामंतवादी जीवन के यथार्थ चित्रण की दृष्टि से रासो काव्य परंपरा के ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। बीसल देव रासो परंपरा का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना नरपत नाल्ह ने 1155 ईस्वी में की। रचना समय को लेकर के बहुत सा मतभेद हमें दिखाई देता है। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख 1212 संवत विक्रम स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि इस ग्रंथ की रचना नरपत नाल्ह ने 1155 ईस्वी में की थी। जैसा कि कुछ उद्धरण भी उसके मिलते हैं। 1272 मंझार जेठ वदी नवमी बुधवार, नाल्ह रसायन आरंभई, शारदा तूठे ब्रह्म कुमार, काश्मीरा मुखमंडनी रास प्रसागो बीसल दे राय। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपत नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बताते हैं, लेकिन माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन कवियों के आधार पर प्राचीन प्रतियों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। बिसलदेव रासो 128 छंदों की एक प्रति का संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। यह पाठ बीसल देवरासो का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होती है। बीसल देवरासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। संदेश रासक के समान ही बीसल देवरासो की भावभूमि
प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा हमें इसमें मिलती है। इसमें 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं का वर्णन इसमें हुआ है। विशलदेव रासों का महत्व यह है कि श्रृंगार की परंपरा जो विशलदेव रासों से शुरू हुई उसका आदिकाल में अंत नहीं होता। वह विद्यापत से होती हुई भक्तिकाल के प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुँची। कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया तथा रीतिकाल में जाकर उसका श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है वो है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो प्राकृत पैंगलम में इसके कुछ छंद मिलते हैं। उसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। सारंगधर इसके रचयिता हैं। अगली रचना है परमाल रासो। उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से यह प्रचलित है। इसके रचयिता जगनिक हैं। वह परमाल रासो धीरे धीरे आल्हा लोकगीत की एक शैली के रूप में विकसित हो गया और अब आधुनिक विषयों पर भी आल्हा लिखे जा रहे हैं। आल्हा बहुत ही लोकप्रिय काव्य है और इसे पूरे उत्तर प्रदेश में सुना जाता है। आल्हा और उदल नाम के दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासों के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया गया है। आचार्य हजर शाह द्विवेदी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। कहते हैं कि जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था यह कहना कठिन है। अनुमानतः इस संग्रह का वीरत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए चंदवरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक कहा जा सकता है। दरअसल आल्हा जो शैली है उसमें बहुत सारी स्थानीय रचनाओं को भी रखा गया है और देश के लगभग सभी भाषाओं में, भोजपुरी में, अवधी में भी इस आलखंड को गाया जाता है। वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप परमाल रासों में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग इसकी विशिष्टता है। आल्हाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कराया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण कर उसे नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित कराया। इस नए रूप में उपलब्ध परमाल रासो यद्यपि बहुत प्रामाणिक तो नहीं कहा जाता है, लेकिन उल्लेखनीय है। भावों के अनुसार इसमें भाषा भी अपना स्वरूप बदलती रहती है। युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन इसमें मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का सबसे उल्लेखनीय ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंदबरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंदबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित काव्य है। इसमें कल्पना एवं अतिशयोक्ति का खूब प्रयोग किया गया है। इस कारण ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं हो सकी है। यद्यपि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, उसके बावजूद उसका काव्य सौंदर्य अत्यंत अक्षुण्ण है। वीर एवं श्रृंगार रसों की जैसी भव्य योजना इसमें हुई है वैसी कहीं नहीं मिलती। पृथ्वीराज रासो एक उत्कृष्ट काव्य है जिसकी प्रशंसा सबने की है।
फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई का समय 1225 से 1249 संवत माना है। वे इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज का राजकवि सखा एवं सामंत कहा है। चंद्रबरदाई का परिचय देते हुए मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि महाकवि चंद्रबरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि हैं। इनके पहले भी भुआल, पुसी आदि कवि थे, लेकिन नाम सुनने के अतिरिक्त उन सब की रचना पढ़ने को नहीं मिली। चंद्रबरदाई की कविता से प्रकट होता है कि यह प्रौढ़ रचना है और छंद आदि रीतियों पर उसमें ऐसा अनुगमन हुआ है, ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने दृढ़ रीतियों पर चलते हुए स्वयं इस काव्य रचना की नींव डाली। मिश्र बंधुओं के अनुसार चंद्रबरदाई पृथ्वीराज से बड़े थे। चंद्रबरदाई सभा, युद्ध तथा आखेट आदि में सदैव पृथ्वीराज के साथ रहते थे। उन्होंने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वह पृथ्वीराज का समकालीन कवि था। रासों को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। यदि इस विषय में कोई विवाद है तो ये कि उसमें प्रक्षिप्त अंशों का समावेश हुआ है। बात जब प्रक्षिप्त अंशों की होती है तो रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों में भी प्रक्षिप्त अंश हैं। उसके आधार पर उसे अप्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता। अप्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड आदि विद्वान ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासों के उस संस्करण को जो नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ है उसको प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वाला जो वर्ग है विद्वानों का, रामचंद्र शुक्ल, कविराजा श्यामलदान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है, जो रासों को सर्वथा अप्रामाणिक घोषित करते हैं। बावजूद इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल के अंतर्गत स्थान देते हैं। एक वर्ग और है जो पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक मानता है। उसमें मुनिजन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये लोग मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों लिखा है। एक विद्वान और हैं, वो कुछ अलग ढंग की बात करते हैं। उनका नाम है नरोत्तम स्वामी। उनका ये कहना है कि पृथ्वीराज के दरबार में चंद्रबरदाई रहकर मुक्तक के रूप में रासों की रचना किए थे। मुंडे मुंडे मते भिन्ना के अनुसार तमाम विद्वानों ने इसमें अपने अपने मत दिए हैं। उनके इस मत से रासों मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था। नरोत्तम स्वामी के मत से रासों मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था। इससे कोई भी विद्वान सहमत नहीं है। कर्नल टाड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीछ कर लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है, ऐसा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह भी मत है कि पृथ्वीराज रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है और पृथ्वीराज रासों में जो तिथियों की अशुद्धता मिलती है, ऐतिहासिक दृष्टि से जो तिथियां हैं उसमें पृथ्वीराज रासों की तिथियों में, घटनाओं की तिथियों में जो 90 से 100 वर्षों का अंतर मिलता है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने एक आनंद संवत की कल्पना की है और उसके अनुसार उन्होंने बताया कि ये तिथियां शुद्ध सिद्ध होती हैं।
यद्यपि उनका अपना मत है। लेकिन पृथ्वीराज रासो की महत्ता को देखते हुए, पृथ्वीराज रासो की काव्यात्मकता को देखते हुए उसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य छंद हैं कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंदबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इस काव्य में 2 रस प्रमुख हैं, श्रृंगार और वीर। ये दोनों रस पृथ्वीराज चौहान के चरित्र को उन्मुक्त करते हैं। पृथ्वीराज जितने वीर हैं उतने ही श्रृंगार प्रेमी हैं। कवि ने एक ओर युद्धों के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, दूसरी ओर रूप, सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उतारे हैं। नारी दोनों रसों के केंद्र में है। पृथ्वीराज रासो में वस्तु वर्णन का भी आधिक्य है। चंदबरदाई ने बड़ी तन्मयता के साथ नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। युद्ध के दृश्य में अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। इससे ऐसा लगता है कि स्वयं युद्ध के क्षेत्र में चंदबरदाई उपस्थित हुआ करते थे। भाव, वस्तु, ध्वनि की सम्मिलित प्रभान्वित के उदाहरण पृथ्वीराज रासो में भरे हैं। एक उदाहरण आप देख सकते हैं वीर रस का। युद्ध के क्षेत्र का वर्णन है। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहूँ दिशि, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिशि, उठ्ठराज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नट, कहत तेग मन बेग लगत मनहु बीजु झट घट। श्रृंगार रस का वर्णन भी अद्भुत है। इसे आप नारी के सौंदर्य वर्णन में देखें। मनहु कला शशिभान कला 16 सो बन्नीय, लाल बैस ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय, बिगस कमल श्रृंग भ्रमर नैन खंजन मृगलुट्टीय, हीर कीर और बिंब मोती नक्सिक अघुट्टीय, छतपति गायंद हरिहंस गति बिह बनाय संचय सचिय, पद्मिनी रूप पद्मवतीय मनहु काम कामनी रचिय। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में भी अक्सर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन पृथ्वीराज रासो मुख्यतः पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रजभाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। कवि ने तत्कालीन सभी शब्दों का अद्भुत ढंग से प्रयोग किया है। रस के अनुकूल शब्दों का चयन किया गया है। वीर रस के चित्रण में प्राकृत और भ्रंश के शब्द भी यत्र तत्र मिल जाते हैं। भाषा की शक्ति अविधेय है और इसे प्रभावशाली ढंग से उसका वर्णन किया गया है। लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक शब्दावली में भी भाषा का सौंदर्य देखने लायक है। अलंकारों का बहुत ही सहज प्रयोग किया गया है। जैसा कि अभी बताया गया, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरी रचना, महत्वपूर्ण रचना, खुमान रासो है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय नाम के कवि थे। यह ग्रंथ चरित नायक मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय का है। अन्य रासो काव्य ग्रंथों की भांति इसका रचना काल भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, तो राजस्थान के वृत्त संग्राहकों डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया आदि से 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत अत्यंत उपयुक्त मालूम होता है, क्योंकि इसमें आदिकालीन हिंदी का स्वरूप सुरक्षित है। यह लगभग 5000 छंदों का ग्रंथ है। वस्तु वर्णनों के अंतर्गत नायिका भेद एवं षड्रित वर्णन का समावेश इसमें मिलता है। वीर रस प्रधान ग्रंथ है, फिर भी श्रृंगार के मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्र इसमें उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार रासो साहित्य की प्रामाणिकताओं पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, किंतु इन काव्य ग्रंथों की काव्य सौष्ठव पर कोई प्रश्न नहीं है। वीर रस की जैसी ओजपूर्ण अभिव्यक्ति इनमें हुई है, वैसी परवर्ती साहित्य में भी दुर्लभ है। तत्कालीन भाषा के स्वरूप को समझने में इन रासों ग्रंथों को देखा जा सकता है और आदिकालीन
रासो साहित्य को देखकर उस समय हिंदी भाषा कैसी थी, इसे हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी प्रेमी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।